नमस्कार, मैं मेहतानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पुरातात्विक स्रोत का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब कैसे पुरातात्विक स्रोत का इम्पोर्टेंट रोल है ये हम लोग सीखेंगे। क्योंकि पुरातात्विक अभी हम लोग जो पढ़े थे, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, इससे पिछले वाले क्लास में विदेशी यात्रियों का विवरण और उस विदेशी लेखकों के माध्यम से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की वहाँ पे मिलती है, विदेशी यात्रियों के विवरण से। यहाँ पे आज हम लोग पुरातात्विक स्रोत जो है इसके माध्यम से, पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसके माध्यम से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ये स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कैसे जानकारी होगी ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत है क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है, पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है ये अभिलेख के रूप में मुहर, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड, आभूषण, प्रस्तर स्तंभ, ताम्रपत्र, चट्टान पर जो है इस सब पे लेख लिखा हुआ, इस सब पे लेख लिखा रहता है, ठीक है ना। इस सब पे जो भी अभिलेख, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। मुहर, जो कि मुहर होते हैं, सिक्के होते हैं, इस पर भी अभिलेख लिखे हुए हैं। स्मारक तो जानते ही हैं, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड जो होते हैं, बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन। उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास के शासन काल, प्राचीन भारतीय इतिहास में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था, उसे हम लोग मृदभांड कहते हैं। आभूषण तो जानते हैं, रत्न। प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर स्तंभ मतलब पत्थर का जो स्तंभ, पत्थर का बना हुआ दीवार, प्रस्तर स्तंभ, उस पर, इस पर भी अभिलेख लिखा हुआ रहता था। आभूषण पर भी लेख लिखा हुआ रहता था। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र में तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन पे भी लेख लिखा हुआ रहता था। चट्टानों पर भी अभिलेख लिखा हुआ रहता था। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। इसके माध्यम से ये अभिलेख, मुहर, सिक्के, ये सभी के माध्यम से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब अभिलेख देखिए, जानकारी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया पुरातात्विक स्रोत। ये सभी हमें पुरातात्विक स्रोत है। इससे कैसे हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्रोत समझिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसको आप लोग पुरातात्विक स्रोत का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और आता है कि पुरातात्विक स्रोत के जनक, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। हालांकि एक बार और बता देते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत के जनक, पुरातात्विक स्रोत के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये ब्रिटिश अवकाश प्राप्त सेना थे। इन्होंने ही भारत में पुरातात्विक स्रोत में इंटरेस्ट लिया और भारतीय पुरातात्विक स्रोत को जो है अध्ययन किया। और इसी अध्ययन के आधार पर हर जो कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से हर समय का जो है कि समय के अनुसार अध्ययन करते गया और उसी के अनुसार इतिहास को अलग अलग काल में बांटते चला गया। तो भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक पूछेगा, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पूछेगा, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत के जनक या पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक के बारे में आप लोग जान गए। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं ये भी समझ गए। अब अभिलेख, जिसको कि इंस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में। अभिलेख क्या है, जो लेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर लिखे होते हैं। अभिलेख वही है जो लेख मुहरों पर, ताम्रपत्र पर, प्रस्तर स्तंभों पर और चट्टानों पर, स्तूपों पर
ये सभी चीज पर क्या है, लेख लिखा हुआ है। तो ये सभी चीज पर जो लेख लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। जैसे कि किताब में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, किताब में जो लिखा हुआ रहता है, तो उसी प्रकार उस समय प्राचीन काल के समय ये सभी चीज नहीं थे, किताबें सब नहीं थी। उस समय के जो शासक थे, उस समय के शासक के द्वारा इसी सभी चीज पर जो भी आदेश पारित किया जाता था उस समय के शासक के द्वारा, तो वो सभी आदेश को इसी सब जगहों पर, यहाँ पे प्रस्तर स्तंभ मतलब पहाड़ पत्थर का जो स्तंभ था, दीवार था, वहां पे स्तूपों पर, चट्टानों पर, वहां पे कुछ न कुछ लिख दिया जाता था, ठीक है ना। तो यही सब जगह पे जो लिखा हुआ चीज है उसी को बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं, अभिलेख। नेक्स्ट आता है पुरालेख शास्त्र। थोड़ा शब्दावली है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये शब्दावली है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं कि पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी क्या है। एपिग्राफी, एपिग्राफी आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है, उसमें दे देगा। तो एपिग्राफी को हिंदी में बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। ग्राफी हो गया शास्त्र, एपी पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी का ये इंग्लिश हो गया। ये अभिलेख के अध्ययन, ये जो अभिलेख है, जो लेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर लिखे होते हैं, ये सभी जो चीज लिखा हुआ है उसका अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। जो भी हमारे उस समय के शासक ने तो जो लिखा हुआ ये सभी चीजों पर, मोहरों पर, ये सभी चीज पर जो लिखा हुआ अभिलेख है, ये सभी जो चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये सभी का जो अध्ययन है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, जिसको कि बोलते हैं पुरालेख शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी, ठीक है, पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी ये शब्दावली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभिलेख क्या है, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी क्या है। ज्यादातर एपिग्राफी पूछा जाता है, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो याद रखना आपको ये एपिग्राफी, ठीक है। अभिलेख के अध्ययन, ये अभिलेख है, जो लेख इस सब पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसका अध्ययन ही एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी जो है ये अभिलेख, ये सभी जो है इस सभी पे अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज के काल की जानकारी, काल मतलब समय की जानकारी, समय की जानकारी। पेलियोग्राफी जो है ये अभिलेख है इसका, तथा और दूसरे प्राचीन जो है दस्तावेज, यानी कि प्राचीन इतिहास में जो दस्तावेज थे, साथ ही साथ ये जो अभिलेख है, जो क्या लिखा हुआ है, ये अभिलेख और प्राचीन दस्तावेज के काल की जानकारी, यानी कि ये अभिलेख जो है, ये सभी चीजों पर जो लिखा हुआ अभिलेख है, ये कब की अभिलेख है, ये किस समय की अभिलेख है, या और भी जो प्राचीन दस्तावेज है, ये प्राचीन दस्तावेज किस समय की है, ठीक है ना। तो वही समय के अनुसार क्या क्या किया है, अलग अलग इतिहास के अलग अलग काल में बांट दिया गया है। तो ये जो पेलियोग्राफी है, ये अभिलेख तथा प्राचीन दस्तावेज की समय की जानकारी, काल की जानकारी, ठीक है। पेलियोग्राफी के बारे में जान गए हैं। अब है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर सिक्कों के अध्ययन, चूंकि सिक्कों का अध्ययन इसलिए किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अलग अलग शासक काल के समय अलग अलग सिक्के चलाया गया। कोई शासक सोने का सिक्का चलाया, कोई शासक तांबा का सिक्का चलाया, कोई चांदी का चलाया, ठीक है ना। तो हर एक समय में, हर एक शासक काल में अलग अलग सिक्के का जो चलाया गया, तो वो सभी सिक्के का अध्ययन करना ही कि उस समय के सिक्के में किस प्रकार का जो है कि मुहर को अंकित किया गया था, ठीक है ना। तो उस वही सिक्के का, जो सभी सिक्के थे,
वो सभी के सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं। अब देखिए, चूंकि हमें ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये सभी के बारे में हम लोग मुख्यतः जो है अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे और सिक्का का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, चूंकि मोहर के भी बारे में, मोहर सिक्का लगभग एक ही है, मोहर सिक्का। ठीक है ना। स्मारक तो जानते हैं, मूर्तियां उसके बारे में, तो चित्रकला, मृदभांड के बारे में सीखेंगे। आभूषण तो जानते ही हैं, प्रस्तर स्तंभ जो अभिलेख लिखा जाता है, लिखा गया था पत्थर के स्तंभ पर, ताम्रपत्र तांबे के बर्तन पर, चट्टान पर। तो हमें ये सभी के बारे में जानना है। तो मुख्यतः जो जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमको अभिलेख के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले हमें सिक्के के बारे में जानते हैं। जो सिक्के जो है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये सिक्के के बारे में थोड़ा हम लोग चलिए सीखते हैं। देखिए, सिक्के से भारत के जो प्राचीन सिक्के थे, भारत के प्राचीनतम सिक्के को, प्राचीन इतिहास के समय जो सिक्का थे, वही कह रहा है कि भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे उसे पंचमार्क या आहत सिक्का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में जो सिक्के थे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंचमार्क या आहत सिक्का। ठीक है ना, वो उस भारत के प्राचीनतम सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। साहित्य में इन्हीं सिक्कों को, ये जो पंचमार्क या आहत सिक्का है, इन सिक्कों को करसारपन कहा गया है। करसारपन साहित्य जो है ना, लिटरेचर, उसमें ये पंचमार्क या आहत सिक्के को क्या कहा गया है? करसारपन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सिक्के पंचमार्क थे उसे साहित्य में क्या कहा गया है? करसारपन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, भारत के प्राचीन सिक्के को, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? पंचमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, बताए भी हम, पुराने जो सिक्के हैं ये तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे एवं शीशे के। ठीक है, जो सिक्के होते थे प्राचीनतम उस समय के जो सिक्के थे, तांबा का, चांदी का, सोने का और शीशा का भी सिक्का। ठीक है ना, तो ये उस समय के सिक्के थे, प्राचीन काल के समय के। अब ये सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासक ने जारी किया? क्योंकि सोना इंपॉर्टेंट है, सोना मूल्यवान है, कीमती है, इसलिए सोने, देखिए अभी जो सिक्का है वो आप कमेंट में बताइएगा कि अभी के सिक्के किस धातु के बने होते हैं। कमेंट में आपका इंतजार करेंगे, आपके कमेंट की। तो यहाँ पे सोने के जो सिक्के थे, ये जो सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वप्रथम, यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ सर्वप्रथम, सबसे पहले जो सोने का सिक्का, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले तो कुषाण शासक ने। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुषाण शासक के बारे में, जितना भी शासक है सभी शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुषाण शासक, गुप्त शासक, सातवाहन शासक, सभी शासक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए किसने किए? कुषाण शासक ने। ठीक है, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट जो है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? अब यहां पे है सबसे अधिक, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सोने के सिक्के और सर्वप्रथम सोने के सिक्के। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होके आंसर गलत दे देते हैं। सर्वप्रथम जैसे हुआ कुषाण शासक, सबसे अधिक जो सोने के सिक्के जारी किए गुप्त शासकों ने। गुप्त काल के जो शासक थे उस समय में, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे।
तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को सर्वप्रथम और सर्वाधिक में। सर्वप्रथम या सबसे अधिक, सर्वाधिक बोलिए। सर्वप्रथम और सर्वाधिक दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट है शीशे के सिक्के जारी किए। अच्छा, तांबा चांदी का, या तब तो आप लोग की जब सोने के सिक्के जारी हुए तो ये सभी सोने के सिक्के जब जारी हो सकता है तो तांबा चांदी ये सभी तो सिक्के जारी आम बात है। शीशा का भी सिक्का चलता था, शीशे का भी सिक्का चलता था प्राचीन इतिहास में। हमारे प्राचीन भारत के शासन काल में समय में शीशे के भी सिक्के चलते थे। तांबा चांदी सोना तो चलते ही थे, शीशे के भी सिक्के चलते थे। तो शीशे के सिक्के जो किसने जारी किए थे? शीशे के सिक्के यानी कि किस शासक के शासन काल में चलाया गया था? शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने। तो सातवाहन शासकों ने 100 से शीशे, 100 से सातवाहन। तो शीशे 100 से शीशे, 100 से सातवाहन। ठीक है, तो 100 यहाँ पे हो गया, याद रखने के लिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा देखिए, जहां जहां जो जरूरी पड़े, जो एंटीबायोटिक खाना पड़े वो खाइए। ठीक है ना। तो शीशे के सिक्के जारी किए किसने? सातवाहन शासकों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन शासकों ने। अच्छा, दिखाई दे रहा आप लोग को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का आरंभ किसने किया? सिक्कों पर लेख लिखने का, ठीक है ना। सिक्कों पर जैसे अभी का सिक्का दिखेगा या अभी का नोट दिखेगा, उस समय नोट नहीं चलते थे, उस समय सिक्के ही चलते थे। जैसे अभी नोट पे लिखा रहता है ना, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, या जो भी चीज है महत्वपूर्ण, जो स्थल है, जो साइट्स है, उसका चित्र अंकित रहता, अभी है, वर्तमान में रहते हैं। तो उस समय जो सिक्के पर जो लेख लिखने का आरंभ किसने किया? सिक्के से संबंधित ये सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का आरंभ किसने किया? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने। तो यहाँ पे 3 शासक हम लोग पढ़े सिक्के के अंतर्गत। एक कुषाण शासक, दूसरा गुप्त शासक, तीसरा सातवाहन शासक, चौथा यवन शासक। ये सभी चारों जो शासक थे ये सिक्के से संबंधित है। डिटेल से आगे हम लोग ये सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जो 4 चीज हुआ सिक्के से संबंधित, ये चारों आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा। अब देखिए, एक है समुद्रगुप्त। ये जब हम लोग गुप्त शासक पढ़ेंगे वहां पे समुद्रगुप्त की चर्चा हम लोग करेंगे, जितने भी गुप्त शासक है। तो यहाँ पे हम लोग सिक्के से संबंधित हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। तो सिक्के से संबंधित में समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। जिस प्रकार के कुषाण शासक, गुप्त शासक, सातवाहन शासक, यवन शासक, उसी प्रकार समुद्रगुप्त का भी सिक्के से संबंधित समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत प्रेमी, यानी संगीत से वो संबंध रखते थे, संगीत में उसको मजा आता था। ठीक है, संगीत से रुचि थी उनकी। किसको? समुद्रगुप्त को। तो ये समुद्रगुप्त जो संगीत से जो उसको प्रेम था, ये कैसे जाने? उस समय प्राचीन काल में, समुद्रगुप्त तो प्राचीन काल के थे, तो उसको जो है ये संगीत प्रेमी जो था, ये सिक्का जो उस समय चलते थे, ठीक है ना, तो उसके सिक्कों पर जो है ना बीना बजाते हुए मुद्रा में है समुद्रगुप्त का जो सिक्कों पर बीना बजाते हुए समझिए चित्र है। इससे अंदाजा ये लगाया गया कि समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमको पढ़ाने का, हमको कहीं पे मेरा जो फोटो देखते होंगे पढ़ाने का, ठीक है ना, तो हमको पढ़ाई में पढ़ाने के प्रेमी थे। उसी प्रकार समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। चूंकि
उसको सिक्कों पर बीना बजाते हुए जो है उनकी तस्वीर थे, इसलिए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था। ये जो गुप्त काल में सर्वाधिक जो सिक्के जो जारी किए गुप्त शासकों ने, तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है। एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। देखिए यहां पे गुप्त शासक ने सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे, सिक्के तो सभी चल रहे थे, तांबे के, चांदी के, सोने के, ठीक है, शीशे के नहीं, शीशे के तो सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। तो ये सिक्के चल रहे थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो वो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक। एवं चांदी के सिक्के को रूपक। दिनार रूपक, सोना चांदी। दिनार रूपक, सोना चांदी। ठीक है। सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। और एक फैक्ट है कि हमारे देश भारत में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोम के सिक्के, क्योंकि प्राचीन भारत में उस समय में हमें विदेशी यात्रियों के जो विवरण और लेखक जो पढ़े, हमारे देश में विदेशी भी आए, ठीक है ना, तो उसमें जो है यहाँ पे रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? अरिक मेड़ू। ये अरिक मेड़ू कहाँ है? ये पुडुचेरी के निकट है। पुडुचेरी जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं, पांडिचेरी वही है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के निकट एक जगह है अरिक मेड़ू, इसी जगह पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सभी सिक्के से संबंधित फैक्ट थे। तो सिक्के से संबंधित अब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही साथ ये पुरातात्विक स्रोत हम लोग समझ गए, अभिलेख समझ गए, एपिग्राफी क्या है, पेलियोग्राफी क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, ये सभी के बारे में बिल्कुल एकदम हमको तो लगता है कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आप लोग जो देखते होंगे क्या है पुरातात्विक स्रोत, क्या है अभिलेख, क्या है एपिग्राफी, ये सभी आप लोग जैसे देखते होंगे किताब में, आप लोग उसको या तो छोड़ देते होंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाते होंगे, या फिर उसको किसी के बारे में चर्चा भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोगों को खुद नहीं मालूम था। ठीक है। या तो जिसको मालूम है वो जहां भी क्वेश्चन इस पर आधारित आता होगा, बिना आप लोग को बताए चुपचाप बना देते होंगे। तो जिनको इनके बारे में जानकारी होगी तो वो कहीं न कहीं सरकारी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप लोग को भी पीछे आप लोग को भी चलना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आप लोगों को यही है कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। यहाँ तो आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ना तो आप सबको ही है, हमको तो पढ़ना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो भी बुक आप पढ़िएगा इससे संबंधित, तो आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। अगर हम रास्ता, अगर कोई कहीं रास्ता नहीं बना हुआ है और अगर कोई व्यक्ति रास्ता बना दिया, तो उस रास्ते पे चलने में मजा आएगा। तो हम लोग क्या है, मार्गदर्शक। हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आप लोगों को है। ठीक है ना। तो मेरा काम है कि जो भी चीज कठिन लगता है उसको आसान सरल भाषा में समझा के आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। अब आप लोग की ये बनती है कि आप लोग इसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। तो आप लोग को अगर इतना में भी अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होती है तो फिर भी कमेंट में बताइए। जितना भी तरीका लगाना पड़े आप लोग को समझाने के लिए, वो सभी आप लोग को बताएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग, अब जो नंबर आएगा सिक्के का तो पढ़ ही लिए, ये सिक्के थे। अब जो नंबर आएगा अभिलेख का आएगा। अभिलेख
जूनागढ़ अभिलेख, एरन अभिलेख, ठीक है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अभिलेख आप लोग का नाम सुने होंगे। ये सभी अभिलेख क्या थे, ये अभिलेख में किसका किसका वर्णन है, ये कहाँ कहाँ अभिलेख है, ठीक है, ये सभी के बारे में, चूंकि अभिलेख से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिस प्रकार की सिक्के से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त, चूंकि अब कहिए इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई, हमें तो इस सिक्के से कुषाण शासक के बारे में पता चला ना, कुषाण शासक के बारे में पता चला, इससे गुप्त शासक के बारे में पता चला, सातवाहन शासक के बारे में पता चला। तो ये सभी प्राचीन भारत के समय जो है ना, ये प्राचीन भारतीय शासक थे, ठीक है ना। तो ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना, कि उस समय जो सिक्के चलते थे सोने के, उसको क्या कहता था, दिनार। तो चूंकि ये सभी प्राचीन काल से संबंधित है, तो अभी जो मुख्य रूप से जो 4 स्रोत है, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है मुख्य रूप से 4 है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, और चौथा पुरातात्विक स्रोत। तो धर्म ग्रंथ से भी हमें कुछ न कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली, कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी, उस प्रकार लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो धर्म ग्रंथ से भी ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े हैं ना, पढ़े भी, आप लोग पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी क्या हम लोग को जानकारी मिलती है। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे, और उससे एक दिन पहले पढ़े थे, 2 क्लास में हम लोग विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़े हैं, उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और आज पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट किए हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के, और साथ ही साथ जो शब्दावली थे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, इसको भी हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास किसका होगा, अभिलेख, ठीक है ना। इस अभिलेख से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्यतः अभिलेख जो है, अभिलेख किस शासक के शासनकाल में कौन कौन सा अभिलेख था, ये सभी हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग को पढ़ने में मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो लाइक, साथ ही साथ अगर कुछ जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये अच्छा लगता है, आप में से कोई रिलेशन का, आपका कोई भी भाई बंधु मित्र जो भी है, उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी नॉलेज हो जाए। तो ये बहुत अच्छा बात ना हो जाएगा। मान लिया जाए कि आप पढ़ के अगर जॉब ले लेते हैं, तो आपके रिलेशन में आपके सगे संबंधी मित्र जो भी है, वो भी अगर जॉब ले लेंगे तो और भी मज़ा आएगा ना, सब मिलके आनंद में रहिएगा। इसलिए शेयर करते रहिए उनको भी, ठीक है।